जहरा, अपना माइक अनम्यूट करें। जी मैम। आपका तो हो रहा है लेकिन इन लोगों को शो क्यों नहीं हो रहा? तो मैम असल में आपने हमें न्यू लिंक प्रोवाइड किया ना, उससे कनेक्ट नहीं हो रहा, प्रीवियस वाले से ही हो रहा है। आप ये मैसेज करके बोल दो प्रीवियस वाले से ही ज्वाइन करें। अच्छा, जी जी। पर न्यू से क्यों नहीं हो रहा? हो रहा है मैम आप इन लोगों का? जी जी, हो रहा है। थैंक यू। मैं हटा देती हूँ ये जो दूसरा लिंक था, लेकिन इससे हो क्यों नहीं रहा? तो बड़ा मसला है ये। अच्छा जी, सब लोगों को आवाज़ आ रही है? सब मौजूद हैं? चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड नॉन स्टेट एक्टर जो है हमारा, वो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आईजीओ भी कहा जाता है इनको, और आईओस भी कहा जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी हम इनको मुखातिब करते हैं। और म्यूट करके आप लोग म्यूट कर दिया करें उसी वक्त। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हम इन्हें कहते हैं और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आईजीओज होते क्या हैं। आईजीओज और आईओज is an organization composed primarily of sovereign states referred to as member state or of other intergovernmental organizations। जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सॉवरन स्टेट्स के दरमियान कंपोज की जाती है। ठीक है, सॉवरन स्टेट्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, जैसे यूनाइटेड नेशन है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब यूनाइटेड नेशन बना दुनिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने के लिए, तो जितने भी सॉवरन स्टेट उस वक्त थे उन्होंने रेटिफाई किया इसको। रेटिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, मतलब इसको साइन किया। जो एग्रीमेंट था, एक ट्रीटी होती है, कन्वेंशंस होते हैं, इस ट्रीटी को फॉर्म लाना, फिर उसको साइन करना होता है, रेटिफाई करना होता है सारे क्लॉजेस को पढ़ के, कि जो भी इसकी बाउंड्रीज है या जो भी इसके रूल्स और रेगुलेशंस है वो हमें मंजूर है और हम इसका पार्ट बनना चाहते हैं। अच्छा जी, ये क्यों बनाई गई? ये इसलिए बनाई गई क्योंकि स्टेट्स के दरमियान जितने भी ताल्लुकात जिनके ख़राब रहते हैं या सही रहते हैं, या रियासतों के जो मसले मसाइल हैं जो कि वो बायलैटरली सॉल्व नहीं कर पाते, उन मसलों को ख़त्म करने के लिए और उन मसलों को आसान करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। ठीक है, यहाँ पे आप अपना मसला लेके आए, यूनाइटेड नेशन काउंसिल में आप अपना मसला लेके जाएं, आपका मसला हल होगा। ठीक है, अगर किसी को अपनी रियासत से सिख, जैसे सिख है जी जहरा। कोई क्वेश्चन नहीं, सॉरी। अच्छा, जो भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, या फिर अब सिख जो 36 यूएन की जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है,
वो भी यही काम करती है कि वो रियासत के मसले हल करती है, या कोई एक नई रियासत वजूद में आ रही है तो उसको मदद करती है, ठीक है। इसी तरीके से यूएन के दूसरे 6 ऑर्गन हैं, वो भी रियासतों के मामलात में मदद करते हैं, चाहे वो ट्रेड के हों, चाहे वो हेल्थ के हों, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो सोसाइटल हो, चाहे वो वेलफेयर हो, चाहे वो हेल्थ के लिए हो। अब हेल्थ के लिए इदारा आपको पता है पेंडेमिक है, सही है। इस पेंडेमिक में WHO पूरी दुनिया को गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है। हमारे पास एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी दुनिया को इस पेंडेमिक के लिहाज से सॉरी गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही हैं, और उस गाइडलाइन को हम मान रहे हैं क्योंकि वो एक इदारा है और वो इदारा हेल्थ की चीज़ों पे, डिजीज़ पे और डिजास्टर्स पे काम कर रहा है। इसी तरीके से WWF है जो कि वर्ल्ड वाइल्ड फाउंडेशन है, जो जानवरों के लिए, फॉरेस्ट के लिए, ग्रीनरी के लिए, इसके लिए काम कर रहा है। इसी तरीके से फाओ है, इसी तरीके से दीगर और ट्रेड की ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत सारी रियासतों ने मिल के एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे मसले मसाइल तनाज़ात को हल किया जा सके और किस तरीके से ग्रो करा जाए इंडिविजुअल लेवल पे। यहाँ पे आपको एक बाउंड्रीज मिल जाती हैं, आपको एक एक्सपेक्ट मिल जाता है, आपको डिफरेंट ओपिनियंस मिल जाते हैं, आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं और आप अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। उसके तहत आपका पूरा निज़ाम चल रहा होता है कि आपने अपने आइडियाज़ शेयर किए, आपने मार्केट में काम किया, ग्रो किया। या मिसाल के तौर पे अभी हमें अगर हमारे पास जो गाइडलाइंस है, हमने रीजनल तौर पे भी जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इंटरनेशनल ही हो। आपका एक रीजन है यूरोपियन यूनियन, वो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। वो वैसे तो वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो उसके मेंबर स्टेट हैं 27 मेंबर ऑफ यूरोप, अब उनके दरमियान जो उनका इकोनॉमिक सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो रूल एंड रेगुलेशन एनफोर्समेंट है, वो सबकी एक तरीके की है क्योंकि वो सब उसी से मुंसलिक है और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। उन्होंने कहा हम एक ही सिस्टम रखेंगे। फिर उसके कुछ प्रोज भी होते हैं, उसके कुछ कॉन्स भी होते हैं। आपके पास एक चीज़ अगर है तो आपके पास उसके सेवरल एडवांटेजेस भी होंगे और सेवरल डिसएडवांटेजेस भी होंगे। ये आप पे डिपेंड है कि आप उसको किस तरीके से सही से यूटिलाइज करते हैं। फ्लॉज और फाइंडिंग्स हर जगह आ जाती हैं, लेकिन हमें उनके साथ साथ चलना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे नेटो की वार्सा पैक्ट और नेटो बनाया गया। कलेक्टिव सिक्योरिटी के मसले पे वार्सा पैक्ट और नेटो बनाया गया। कोल्ड वॉर के पीरियड में जब 1945 में 1991 तक कोल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई, इसके दरमियान यूएसए ने और दीगर उनके साथ मिलके ममालिक ने नेटो बनाया। उसी तरीके से उसके जवाब में सोवियत यूनियन ने वार्सा पैक्ट बनाया। और उनको क्या था, क्योंकि दोनों ही पावर्स न्यूक्लियर पावर थी, तो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का मसला था और उस कलेक्टिव सिक्योरिटी के मसले को हल करने के लिए एक कलेक्टिव थ्रेट बन गया था और उस कलेक्टिव थ्रेट को हल करने के लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी बनाई गई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वजूद में लाई गई कि अगर इस मुल्क से हमें कोई थ्रेट है और अगर ये मुल्क हम पे कोई अटैक करता है तो हम उसका जवाब कलेक्टिवली देंगे। तो जब उन्होंने कलेक्टिव थ्रेट उन पे पड़ा तो उन्होंने कलेक्टिव सिक्योरिटी बनाई। वाइस वर्सा सोवियत यूनियन ने भी किया। इसी तरीके से एशियन रीजन में, साउथ एशियन रीजन में आसियान बनी, सार्क बना कि जो एशिया के मामलात हैं, साउथ एशिया के मामलात, उनको हैंडल किया जा सके। सेंटो बना, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बनी, ताकि एक खित्ते में भी और इंटरनेशनली लेवल पे, रीजनल लेवल पे जो रियासतें हैं वो ग्रो कर सके, डेवलप हो सके, अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कर सके, अपने लॉ सिस्टम को अच्छा कर सके, अपने गवर्नमेंट सिस्टम को अच्छा कर सके, एक निज़ाम कायम कर सके। ये सारी चीज़ें क्यों हुई, एक निज़ाम कायम करने के लिए। और
इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं वो एक निज़ाम ही कायम करने में मदद कर रही होती हैं रियासत को। अब जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर का मसला है, कश्मीर का मसला भी किससे हल हो रहा है? आप बात कर लें क्या कहते हैं, अगर आप बात करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की, इंडिया पाकिस्तान भी यूनाइटेड नेशन के पास जा चुके हैं अपने इस मसले को, कश्मीर के डिस्प्यूट को लेके सोल्यूशन मांगने। तो उन्होंने उनको सोल्यूशन दे दिया कि जी आप इसको आज़ाद कर दें, इसको सेल्फ डिटर्मिनेंस प्रोवाइड कर दें, ना तो ये इंडिया के हिस्से में जाएगा ना तो ये पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा, मसला हल हो गया। अब ये उन स्टेट्स पे, उन रियासतों पे डिपेंड है कि वो उस हल को मानती हैं या नहीं। ऑल दो उन्होंने तो वो हल दे दिया, ऑल दो उन्होंने, यूनाइटेड नेशन ने तो ये प्रोवाइड कर दिया कि आपके जो कॉन्फ्लिक्ट का सल्यूशन है वो यही है। अब ये उनको माने ना माने वो उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये होती हैं जी इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और ये हजारों की तादाद में आपको मिलती हैं। अच्छा जी, हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और क्या है, एनजीओज क्या होते हैं। अब फर्क क्या है? हम लोगों ने बात की कि जो हमारे आईजीओज हैं वो गवर्नमेंटली रेटिफाइड होते हैं, ठीक है, लेकिन जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो नॉन प्रॉफिट भी होती हैं। जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो फंडेड होती हैं और बाकायदगी से एक फंड के तहत चल रही होती हैं। सिमिलरली गोज विद एनजीओज, एनजीओज भी एक फंड के तहत ही चल रही होती है, वरना किसी भी चीज़ को चलाना, किसी भी चीज़ को रन करना, यू नीड टू मनी फॉर इट, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात है, लेकिन ये किसी प्रॉफिट बेस्ड पे नहीं होती हैं, ठीक है, प्रॉफिट पे काम नहीं करती हैं कि हम कोई ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये बल्कि जो वेलफेयर जो मुद्दे होते हैं, जो कि छोटे छोटे दूसरे मसले मसाइल होते हैं, उनमें हल कर रही होती है। जैसे समटाइम हम जो एनजीओज होते हैं, जो एनजीओज के ग्रुप्स होते हैं, उनको सिविल सोसाइटीज़ भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। A non-governmental organization (NGO) is a non-profit, citizen-based group that functions independently of government. NGOs, sometimes called civil societies, are organized on community, national and international level to serve specific social or political purposes and are cooperative rather than commercial in nature. ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कि एनजीओज जो होती हैं वो कि इंडिपेंडेंटली काम करती हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। बहुत सारी एनजीओज ऐसी भी हैं जो कि जिसमें गवर्नमेंट का भी अमल दखल होता है और उसमें गवर्नमेंट भी काम करती है। और बहुत सारे एनजीओज, जैसे एक मैं आपको एनजीओ बता दूं, अगर एनजीओ की मिसाल मैं आपको दूं तो यूएस एड है, वो एक एनजीओ है, एनजीओ के तौर पे काम कर रही है ना, नॉन प्रॉफिट है वो। एजुकेशन सिस्टम को अफ्रीकन और पाकिस्तान में और ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में वो लोन प्रोवाइड करती है ताकि वो अपना जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो अपने एजुकेशन का निज़ाम, वो अपने हेल्थ का निज़ाम, वो अपना सोशल स्ट्रक्चर, वो अपना जुरिस्डिक्शन स्ट्रक्चर को ठीक कर सके, डेवलप कर सके और अच्छा बना सके। आपको अगर रोड बनाना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आपको तो भी पैसा चाहिए। आपको अपना एजुकेशन स्ट्रक्चर अच्छा करना है या इंस्टीट्यूशन अच्छा करना है तो भी आपको पैसा चाहिए। आपको अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ानी है या मेडिकल कंडीशंस अच्छी करनी है अपने मुल्क में तो भी आपको फंड की ज़रूरत है। विदाउट फंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत मिलियंस और बिलियंस में बजट चाहिए होता है सालाना, क्योंकि वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि बजट्स पे चल रही होती है, ठीक है। वो कमा नहीं रही होती है, वो स्पेसिफिक सोशल और पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए काम कर रही होती हैं, भलाई और बहबूद प्रॉस्पेरिटी पे काम कर रही होती हैं। अच्छा जी, 1970 तक दुनिया में 6,000 एनजीओज थी, लेकिन 1970 के बाद आज दिन तक
दुनिया में, पूरी दुनिया में 60,000 60,000 तक की एनजीओज हैं और वो एनजीओज इस पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रही हैं और किस तरीके से वो काम कर रही हैं। उनका एक बजट है जो मैंने आपको पहले बता दिया कि एक बजट के बेस पे चलती है और वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, एनजीओज की बहुत सारी और अक़साम हैं। अब उन अक़साम में क्या हो गया, सच एज NGOs rely on a variety of funding sources from private donations and memberships dues to government contribution. NGOs की जो फंडिंग सोर्सेज होती हैं वो प्राइवेट डोनेशंस भी होती हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े फिलेनोथ्रोपिस्ट होते हैं। फिलेनोथ्रोपिस्ट किसको बोलते हैं? बिल गेट्स, जैक मा जैसे लोग होते हैं। ये जो वेल्दिएस्ट पर्सनैलिटीज ऑफ आवर वर्ल्ड है, वो चैरिटी बेस्ड जब अपनी डोनेशंस देना चाहते हैं या किसी भी वेलफेयर काम के लिए अपनी डोनेशन करते हैं तो उनकी सोर्सेज एक तो ये होती हैं। दूसरी इसके अलावा जो इनकी सोर्सेज होती है वो होती हैं मेंबरशिप्स होती हैं। बहुत सारी स्टेट्स इनके साथ या बहुत सारे इंडिविजुअल लेवल पे लोग मेंबरशिप करते हैं, तो उनकी कुछ फीसेस होती हैं और कुछ शेड्यूलिंग होती है, उसके हिसाब से उनकी फंडिंग आती है। और बाज़ बार ऐसा भी होता है कि किसी अच्छे काम के लिए अगर कुछ किया जा रहा हो तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट का भी और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड ममालिक हैं, वो भी फंड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो काम हो सके। ठीक है, देयर आर सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ एनजीओ ईच विद इट्स ओन मैंडेट। बहुत सारी वैरायटीज है। एनजीओ कोई एक किस्म की नहीं है। एनजीओ कोई एक मिसाल के तौर पे आप बोल देंगे बस सिर्फ हेल्थ पे काम कर रही है, नहीं। एनजीओ ऐसी एनजीओज भी हैं जो फर्स्ट एड पे काम कर रही हैं, ऐसी एनजीओज भी हैं जो कि दीगर और मसले मसाइल पे काम कर रही हैं। कुछ एनजीओज हैं जो कल्चरल प्रोटेक्टिविटी पे काम कर रही हैं, कुछ एनजीओज हैं जो इन्वायरमेंट पे काम कर रही हैं, कुछ एनजीओज हैं जो क्या कहते हैं रिलीजियस बेस्ड काम कर रही हैं, कुछ एनजीओज ऐसी हैं जो कि वाइल्ड लाइफ पे काम कर रही हैं कि भाई वाइल्ड लाइफ ना हो, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। कुछ हैं जो ह्यूमन राइट्स पे काम कर रही है और कुछ एनजीओज ऐसी हैं जो रेफ्यूजी राइट्स के लिए और दीगर और मामलात होते हैं उन पे काम कर रही है। अच्छा जी, हम वेरिएशंस देखते हैं कि वो वेरिएशंस है क्या। अच्छा, बिंगो, सबसे पहला बिंगो, बिजनेस फ्रेंडली इंटरनेशनल एनजीओ और बिग इंटरनेशनल एनजीओ। ठीक है, बिजनेस फ्रेंडली इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि किस पे काम कर रहा है, जैसे कि एक बहुत बड़ा इदारा है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में। इसको और इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस एक एनजीओ है जिसको इंटरनेशनल रेड क्रॉस भी कहा जाता है और रेड क्रिसेंट मूवमेंट भी कहा जाता है। ये कि इनका जो मकसद है वो ह्यूमन लाइफ को और ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और किसी भी किस्म का ह्यूमन बीइंग को खतरा हो या ह्यूमन सफरिंग हो उसको ख़त्म करना। मतलब ये ह्यूमैनिटेरियन कॉज पे काम करता है। इनका जो मेन फोकस है वो ह्यूमैनिटी पे बेस्ड करता है और इंसानों के फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं कि भाई इंसान का जो इनका जो कॉमन बेसिक प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव सिंबल आप कह रहे हैं वो यही है कि एक ऐसा इदारा बनाना जो कि पर्टिकुलरली इंसानियत के लिए ही सर्व कर रहा हो। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा इंगो है इन्वायरमेंटल एनजीओ। इन्वायरमेंटल इंगोज में इन्वायरमेंटल एनजीओ सारे काम करते हैं। देखिए ये बिंगो इंगो ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ये वेरिएशंस है, कैटेगरीज हैं। मैंने आगे उसके लिख दिया है कि
बिंगो बिजनेस फ्रेंडली एनजीओ होता है। इंगो जो होता है वो इन्वायरमेंटल बेस्ड होता है। जैसे WWF का मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दी थी, वो एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी एग्जांपल है बिंगो सॉरी इंगो की। ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। गोंगो गोंगो कौन सी होती है? एनजीओज जो कि गवर्नमेंट ऑपरेटेड एनजीओज होती हैं, जो कि बाय डेफिनेशन नॉट एन एनजीओ बट एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय अ गवर्नमेंट टू रिजेंबल एन एनजीओ टू फर्दर सम एजेंडा। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि एनजीओ तो नहीं होती बाय डेफिनेशन, जो एनजीओ की डेफिनेशन है उसको तो पूरा नहीं कर रही होती, लेकिन वो गवर्नमेंट की ही क्रिएटेड एक बॉडी होती है जो कि एज अ एनजीओ जो काम करती हैं वो सारे काम कर रही होती हैं। आपने बहुत सारी डिफरेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस देखी होंगी, जैसे कि बहुत सारी दीगर एग्जांपल्स आती हैं इसमें। सर मेरे जहन में गोंगो की लिटरली कोई भी एग्जांपल नहीं आ रही है, लेकिन जैसे मुझे याद आती है मैं आपको बताती हूँ। बट ये ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट होती है। हम जब तक आगे चलते हैं, इंगो INGO इंटरनेशनल एनजीओज होती हैं। ये इंटरनेशनल एनजीओ क्या है? इंटरनेशनल एनजीओ वो एनजीओ जिसमें इसकी एक एग्जांपल मैं देती हूँ, ऑक्सफाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑक्सफाम एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि एजुकेशन, हेल्थ और क्या कहते हैं दीगर और मसले मसाइल पे काम कर रहा है, और ये एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेवल पे है। क्वांगो क्वासी ऑटोनोमस एनजीओ, इसमें क्या होता है? ये ऐसी एनजीओज होती हैं जिसमें कुछ गवर्नमेंटल मेंबर्स भी होते हैं, मतलब गवर्नमेंट भी इसके, कुछ स्टेट भी इसके मेंबर्स होते हैं। जैसे ISO इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। ISO क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में कभी काम किया हो तो सर्टेन उनके ISO होता है, और वो कहते हैं, कोई बैंक में कभी आप गए हो तो आपको कहते हैं जी ISO सर्टिफाइड है, मतलब जो एक स्टैंडर्ड दुनिया का बना दिया गया है उस स्टैंडर्ड से ये मैच करता है। जो स्टैंडर्ड जो ISO ने हमें स्टैंडर्ड दिया है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को, उसमें वो खड़ा उतरते हैं, इसीलिए वो खुद को ISO सर्टिफाइड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा लास्ट जो वेरिएशन है वो है रिंगो। रिंगो में आती है रिलीजियस इंटरनेशनल एनजीओज, जो कि रिलीजन की बुनियाद पे बनाई गई होती है। अब रिलीजन की बुनियाद पे तो नॉन सेक्स भी बनाए गए होते हैं, लेकिन वो एनजीओ नहीं है, वो फलाह बहबूद पे काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी को फोर्सफुली इम्पोज कर रहे हैं क्योंकि उनको उनके हक नहीं मिले उनकी नज़र में, तो वो अपने हकों को हासिल करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, फोर्सफुली उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं या बता रहे हैं कि भाई हमारी ये हक है या हमारी ये आइडियोलॉजी है और हमें इसको हमें इसके लिए कोई हल दिया जाए या हमें इतना स्पेस दिया जाए। ठीक है, अच्छा, जो गोंगो की मैंने आपको मिसाल नहीं दी थी, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनिसेफ जो कि पोलियो इराडिकेशन जैसी बीमारियां या पॉवर्टी एलिविएशन जैसी चीज़ों पे काम करती हैं, वो सारी गोंगो में आती हैं। बहुत सारी आपने मुल्कों में अक्सर देखा होगा कि पॉवर्टी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन होता है, तो वहाँ पे बाजू का गवर्नमेंट खुद सोशल सेक्टर में ऐसी बॉडीज बनाता है ताकि पॉवर्टी को एलिविएट किया जा सके। आपने देखा कि अभी इमरान खान ने टाइगर फोर्स बनाई। अब वो टाइगर फोर्स एक सर्विसेज है, वो एक एनजीओ की तरह काम कर रही है वो टाइगर फोर्स, कि इस पेंडेमिक में वो सबको राशन पहुंचाना, हेल्प करना, किसी का कोई मसला है तो उसको जल्द से जल्द सुलझाना, ये सारे काम वो टाइगर फोर्स के तहत करा रहा है। तो वो टाइगर फोर्स बनाई किसने? गवर्नमेंट ने बनाई ना, और वो उसी पे ही सारा निज़ाम चल रहा है। ठीक है,
According to the Union of International Association, approximately 6,000 non-governmental organizations, whose members are associations of individuals. यहाँ पे 6,000 लिखा हुआ है, ये पुराना स्टेटिस्टिक्स लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज की दुनिया तक के 6,000 तो ये 1970 का है, लेकिन अब वो 6,000 से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है और कहीं ज़्यादा है, उससे वो 60,000 में जाके डिवाइड हो चुका है, क्योंकि एक एनजीओ एक इंडिविजुअल भी चला सकता है। मैं और आप भी किसी कॉज और इफेक्ट की बुनियाद पे कोई एनजीओ खड़ा कर सकते हैं, और कोई एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन भी अपने लिए या अपनी बुनियाद को या किसी भी एक अपना मोटिव लेके उस पे वो अपना कोई कॉज या वेलफेयर कॉज लेके अपना एजेंडा रख के एक एनजीओ को बना सकता है और चला सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एनजीओ का टॉपिक खत्म होता है। हमने पढ़ लिया कि नॉन स्टेट एक्टर्स में एनजीओ क्या होता है, आईजीओ क्या होता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होती है, स्टेट एक्टर्स में सिर्फ स्टेट है, रियासत क्या होती है। अब हमारा लास्ट जो रहता है वो है नॉन स्टेट आर्म ग्रुप्स एनसेक्स। ठीक है, एनसेक्स क्या होते हैं हम ये डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो आखिरी टॉपिक बचेगा वो ये बचेगा कि इनके दरमियान रोल ऑफ स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स क्या है। ठीक है, मैं नॉन स्टेट आर्म ग्रुप्स का ख़त्म करने के बाद आप लोगों को 10 मिनट्स का गैप दूंगी। 10 मिनट बाद आप वापस से लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक अगर एनजीओ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, और अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। नॉन स्टेट आर्म ग्रुप्स एनसेक्स इंटरनेशनल सिस्टम के विलन एक तौर पे। अब हमें नहीं पता कि ये विलन है या नहीं है, लेकिन काम तो विलनों वाला ही कर रहा है। आप देख लें कि जितनी तबाही मचाना या फिर कोई भी रिलीजन, किसी किस्म का भी रिलीजन ये इजाज़त नहीं देता, जो इनका रोल है वो बहुत नेगेटिव है। मे बी शायद इनके जो पर्सपेक्टिव है या जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी हो सकती है, लेकिन इनका जो रोल है और उस आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का तरीका है वो गलत है। वो सिर्फ गलत ही नहीं, सरासर गलत है। अच्छा जी, हम पढ़ते हैं, इसके पहला पॉइंट देखते हैं कि क्या कहता है। इन इंटरनेशनल रिलेशंस IR, वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स also known as ANZACs and non-state armed actors or non-state armed groups। अगर इसको नॉन वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाए या नॉन स्टेट आर्म ग्रुप्स कहा जाए तो ये सेम बात है, इसको इन तरीकों से कहा जा सकता है। Are individuals and groups that are wholly and partly independent of a state's government and which threaten or use violence to achieve their goals। ये अपने गोल्स को, अपने एम्स को, अपने ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए क्या करते हैं? फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, फोर्स का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं कि इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बना ली और उसके तहत ये मरने और फटने को तैयार होते हैं, खुद भी मरने को तैयार होते हैं और दूसरों को भी मारने के लिए तैयार होते हैं। इनका कोई एक साइज नहीं होता, इनका कोई एक मेथड नहीं होता, इनका कोई एक गोल नहीं होता, कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता। इनके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, साइजेस में ये बहुत बड़े होते हैं, कोई छोटे ग्रुप्स हैं, कोई बड़े ग्रुप्स हैं। इनके मेथड्स डिफरेंट होते हैं, किसी का मेथड क्या होता है, किसी का मेथड क्या होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो सबका रोल है वो नेगेटिव ही है। They may include narcotics cartels, popular liberation movements, religious and ideologies organization, corporation, for example, private military contractors, self-defense, militia and paramilitary groups established by state governments to further their interest।
बाज़ बार ऐसा होता है कि पैरामिलिट्री ग्रुप्स बनाए जाते हैं, स्टेट से रियासतें बनाती हैं अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, लेकिन वो इसलिए नहीं बनाती कि बाद में वो तबाही मचाएं, बल्कि कुछ गोल्स होते हैं। देखिए, रियासत को समझना और रियासत के मामलात को समझना एक बहुत ही कम्प्लेक्स चीज़ है। अगर हम उनके मामलात की और रूल्स और रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी बाज़ात सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे रियासत को ऐसे फैसले लेना पड़ जाते हैं जो कि वो नहीं लेना चाहते, लेकिन उनको लेने पड़ते हैं। जैसे कोविड की सिचुएशन हो गई, अब हर कोई कह रहा है कि इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया है, एजुकेशन का नुकसान हो रहा है। कोई रियासत नहीं चाहती कि एजुकेशन का नुकसान हो, लेकिन क्योंकि इतना एक्सट्रीम कोविड जा रहा है, आप रोज़ देख रहे हैं, रोज़ 4,000 3,000 केसेस आ रहे हैं, रोज़ 60-50 से ज़ायद लोगों की अमवातें हो रही हैं। तो इस सूरत में रियासत को वो फैसला लेना पड़ रहा है जो वो नहीं लेना चाहता, लेकिन वो उसको डिसीजन लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू जो इन ऑर्डर टू मेंटेन द सिचुएशन। जो अभी सिचुएशन है, अगर इंस्टीट्यूट्स खोल दिए जाएं और आप लोग इंस्टीट्यूट में पढ़ने आए, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में बच्चे जाएं, तो ऑब्वियसली वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो हम नहीं फॉलो कर पाएंगे, और उससे क्या होगा कि जो ट्रांसमिशन ऑफ कोविड है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जहाँ 5,000 केस आ रहे हैं, 4,000 केसेस आ रहे हैं, वहाँ 10,000 केस आना स्टार्ट हो जाएंगे। और हमारे स्टेट के पास हमारी जो कंडीशंस है फाइनेंशियल, उसमें स्टेट की, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कोविड के इस मसले को इतने बड़े पैमाने पर सुलझा सके, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इसी तरीके से बार बार इस स्टेट को अपने कुछ फर्दर इंटरेस्ट के लिए ऐसे ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन उसका मोटिव पीछे कुछ और होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे भी बन जाते हैं जो कि बार बार ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो सिर्फ डोमेस्टिकली अपने ही स्टेट में उनको कुछ इश्यूज होते हैं और वो अपने पर्सपेक्टिव या आइडियोलॉजी को मनवाना चाहते हैं, और उसके लिए वो वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाज़ मिलिटेंट ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि इंटरनेशनली तौर पे अपनी वाहवाही चाहते हैं, इंटरनेशनली तौर पे अपना नाम चाहते हैं, फेम चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिस्टेड कर दिए हैं बहुत सारे एनसेक्स के, तमिल टाइगर्स हो गया, BLA हो गया, ISIS हो गया, और अलकायदा हो गया, TTP हो गया। ये सारे ही नॉन स्टेट आर्म ग्रुप्स हैं, और इनकी आइडियोलॉजी जो भी हो, लेकिन इनका जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है वो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को हार्म कर रहा है। वो पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में एक तवाज़ुन जो बना हुआ है उसको बिगाड़ रहा है, और वो एक तरीके से विलन या नेगेटिव किरदार उस ड्रामे का अदा कर रहा है। यहाँ पे हमने समझ लिया कि हमारे इंटरनेशनल एक्टर्स, हमारे स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर क्या होते हैं और वो क्या काम करते हैं। अब हम अगले थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद, आप लोग 10 मिनट का सिर्फ ब्रेक ले लें, और मैं भी थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ। उसके बाद मैं आपको लिंक सेंड कर रही हूँ, आप लोग लिंक देखें। उसके बाद हमारा जो लास्ट कंक्लूडिंग टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स का जो रोल है या इनके दरमियान जो कोऑपरेशन है उससे क्या मसले मसाइल सामने आ रहे हैं और क्या फ़ायदे मिल रहे हैं हमें, उनका रोल क्या है इस पूरी इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक किसी को भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर? ओके। क्या ये ग्रुप्स स्टेट के लिए हार्मफुल होती हैं क्योंकि वायलेंस के थ्रू गोल्स पूरे कर रहे? अच्छा शांजा, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। हाँ, बार ये जितनी भी स्टेट्स होती हैं
उसमें क्या कहते हैं, ये बिल्कुल हार्मफुल होती हैं। जैसे अलकायदा का जो अटैक था पेंटागन पे, 9/11 का जो अटैक था वो बहुत हार्मफुल था। अब ये एक अलग डिबेट है कि वो उन्होंने खुद कराया था, हुआ था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये स्टेट के लिए एक हार्मफुल फैक्टर है, क्योंकि ये स्टेट की जो सॉवरेनिटी है उसका ये एक्सटर्नल थ्रेट है, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। इंटरनल इस वजह से क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली आपके स्टेट में पनप रही है तो भी थ्रेट है, और अगर वो इनडायरेक्टली आपको एक्सटर्नली थ्रेट दे रही है तो भी। बम धमाके हो जाना, एपीएस स्कूल में जो वाकया हुआ था, ये एक स्टेट का बहुत बड़ा नुकसान है कि एक स्कूल में इतने सारे बच्चे मारे गए। किस लिए, कौन से मोटिव के लिए? टेररिस्ट अटैक था ना। टेररिस्ट अटैक से किसी को कोई फायदा तो हासिल नहीं है। क्लियर है शांजा? ओके, हम यहाँ पे ये मीटिंग एंड करते हैं, और मैं आपको फिर लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। एक्सक्यूज मी मिस, जी मिस वो अनस की लाइट चली गई है तो वो इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाया है अभी दोबारा। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर आ जाए और हमारी क्लास चल रही है तो ज्वाइन कर ओके, लें। ठीक है, ठीक है आफ्टर मिस। 10 मिनट आई विल गिव यू लिंक, आप लोग फिर से ऑनलाइन आ जाइएगा, और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 1:50, जो पीसी में दिखा रहा है टाइम, तो हम 2 पे वापस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं ये मीटिंग एंड कर रही हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगी। ओके मिस। ओके।